नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज। आज के एक मुलाकात के इस प्रोग्राम में हमारे बीच में मौजूद है दो शख्सियतें जिन्हें छत्तीसगढ़ की महामहिम ने हालिया दिनों में सम्मानित किया था। जी हां, उनके सेवा और समर्पण के चलते यह सम्मान मिला है। कोरोना के लॉकडाउन के दौरान इनके उत्कृष्ट कार्य जो है पूरे जिले में चर्चा का विषय रहे और इनकी ख्याति प्रदेश तक पहुंची, जिसके चलते उन्हें यह सम्मान मिला है। हम उनसे जानेंगे उनका अनुभव कि कोरोना के लॉकडाउन के दौरान उनका क्या अनुभव रहा और राज्यपाल के हाथों सम्मानित होकर वे कैसा एहसास कर रहे हैं। हमारे बीच में मौजूद हैं शिक्षा जगत से जुड़े हुए प्रदीप साहू जी और सामाजिक कार्यों में हमेशा तत्पर रहने वाली प्राप्ति सन्नी वासानी। हम बातचीत का सिलसिला प्रदीप साहू जी से करते हैं। प्रदीप साहू जी, आपको राज्यपाल के हाथों सम्मान किया गया, कैसा लगा ये अनुभव आपको? नमस्कार। मुझे राज्यपाल के हाथों जो सम्मान प्राप्त हुआ सर, वह मेरा सम्मान नहीं था बल्कि पूरे धमतरी ज़िले का सम्मान था। और क्योंकि मानव सेवा में हम सभी लोग जुड़े हुए हैं और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। प्राप्ति जी, कोरोना के लॉकडाउन के दौरान क्या आपने तस्वीर देखा और कैसे मदद की? जी, जैसे 22 मार्च को कर्फ्यू था, उसके बाद से जो पूरे देश में एक दहशत कोरोना की और जो इटली के और यूएस के वीडियोज़ आ रहे थे, तो एक तो लोगों को ज्ञान नहीं था कि कोरोना है क्या, और दूसरा जो व्हाट्सएप पे कुछ चीज़ें फॉरवर्ड हो रही थी, उससे ना गलत फहमियाँ बढ़ रही थी। तो हमें ऐसा लगा कि ठीक है लॉकडाउन है, बट अगर हमने यहाँ के कलेक्टर सर रजत बंसल जी से, उनसे भी हमने चर्चा की थी कि हम करना चाहते हैं कुछ अवेयरनेस के लिए, या लोगों में हम उनके बीच जाके उनकी जो गलत फहमियाँ या उनको नॉलेज देना चाहते हैं, एक मतलब उनको अवेयर करना चाहते हैं कि कोरोना की रोकथाम कैसे। तो उन्होंने भी हमें हामी भरी और गाइडेंस देते रहे, सर का भी गाइडेंस मिलता रहा। तो हम लोग ने ये पहल चालू की कि कोरोना जागरूकता फैलानी है और भ्रांतियों से लोगों को बचाना है, लोगों को हाइजीन का मतलब समझाना है, जो कि मतलब इंडिया में ऐसा है कि ठीक है शहरों में मिल जाता है, पर आप कुछ ऐसी जगहों पे देखिए जहाँ पे वो हाइजीन को फॉलो नहीं करते हैं। और कोरोना में सबसे बड़ा हथियार है कि मास्क, सैनिटाइज़र और हाइजीन। तो इसको पहल को हमने जागरूकता के रूप में हमने चलाया और बहुत हम कामयाब भी रहे। लॉकडाउन के दौरान पूरी ज़िंदगी थम सी गई थी और निश्चित तौर पर लोग दहशत में थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि कोरोना महामारी आखिर है क्या और इसका क्या असर पड़ने वाला है। आपने गरीब वर्ग या मध्यम वर्ग के ऊपर इसका क्या असर देखा लॉकडाउन का? जी, गरीब वर्ग को तो ऐसा था कि हम लोग खुद ही राशन किट वितरण, जैसा कि काफ़ी दानदाता आगे आए, हर समाज के हर वर्ग के लोग आगे आके उन्होंने दान दिया। उसके अलावा शासन की तरफ से भी जो योजनाएं चल रही हैं, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से या सीएम जो भी योजना है, उनका भी उनको थोड़ा कहीं ना कहीं मदद होता रहा। लेकिन जो मध्यम वर्ग है ना, मध्यम वर्ग उसको सबसे ज़्यादा इस चीज़ का खामियाना भुगतना पड़ा है पूरे लॉकडाउन में। कई लोग हैं जो बता नहीं पाए पर अंदर अंदर घुटते रहे और उसके बहुत ही हमने बुरे नतीजे भी देखे कि एक ऐसा वर्ग की जिसको लॉकडाउन रहे या कोई भी ऐसी आर्थिक मंदी को सबसे ज़्यादा जिसने फेस किया वो मध्यम वर्ग ने किया है। तो ये चीज़ हमने देखी है क्योंकि हम लोगों के बीच में गए हैं। कोरोना के समय लोगों के फ़ोन आते थे तो समझ में आता था कि लोग कितने बेबस हो चुके हैं। प्रदीप साहू जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने लॉकडाउन के दौरान ज़रूरतमंदों की बहुत मदद की। ऐसी कौन सी भावना है और कहाँ से प्रेरणा मिली कि हमको इस मानवीय कार्य में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, काम करना चाहिए? एक तो मैं जिला प्रशासन धमतरी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि मैं जो है रेड क्रॉस, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के तहत जो है मैं जिला संगठक के दायित्व को यहाँ पर निभा रहा था। और रेड क्रॉस का मतलब ही है मानव सेवा, और मेरा बचपन से ही है कहा जाए कि मैं सेवा के प्रति जो है लोगों को देख करके पता नहीं कैसा मतलब लगता है कि कोई दुखी व्यक्ति है उनको सेवा करना चाहिए। तो मुझे जिला प्रशासन द्वारा एक दायित्व दिया गया था, सबसे बड़ी बात कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको उनकी आवश्यकताएं जो है, जो खाद्य सामग्री है और अन्य सामग्री जो है, तो ऐसे लोगों को दान के रूप में लेकर यहाँ पर धमतरी में बहुत सारे दानदाता हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए उन्होंने और बहुत दान दिए हैं। और उन दानदाताओं को मोटिवेट करने का भी दायित्व हमको दिया गया था और हमने यहाँ के लोगों को भी मोटिवेट किया और कई लोग जो है बढ़ चढ़ कर स्वयं प्रेरित होकर के
आगे आते गए। इस प्रकार से एक कारवां के रूप में बदला। जिला प्रशासन के द्वारा एक अपील किया गया। एक अपील से ही पूरे यहाँ धमतरी ज़िले के हर तबके के लोग जो है, जो जितना संपन्न है, वो अपनी संपन्नता के अनुसार लोगों की सेवा करने के लिए आर्थिक रूप से हो, चाहे जो है उनको किसी प्रकार की खाद्यान्न सामग्री है, अनेक सामाजिक संस्था और व्यक्तिगत लोग जो है देते रहे। और हमारा जो दायित्व है, उस दायित्व को तो हमने पूरा किया है। लेकिन जो एक मानव के हम लोग उस समय ऐसा सोच नहीं रहता कि हमको क्या करना चाहिए, लेकिन हमको लगता है करना चाहिए। तो मानव के प्रति एक हम मानव है, और मानव के एक दूसरे का हम जब तक सहयोग नहीं करेंगे तब तक हम जो है हमारा मनुष्य जन्म लेने का कोई औचित्य नहीं। ऐसे प्राय देखा जाता है कि जब भी कोई अच्छा काम करो तो कहीं ना कहीं कोई कड़वा अनुभव भी होता है कि कुछ मुश्किलें आती है, कुछ रुकावटें आती हैं, जो कहीं न कहीं आदमी को या तो हताश कर देती है या झकझोर देती है, यानी तो फिर आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती है। कोई कई रास्ते, कई पत्थर जो है ठोकर के बाद संभलने का मौका भी देते हैं। इस पूरे सेवा कार्य में, आपके सेवा काल में ऐसे कोई अनुभव होंगे जो आपको ज़्यादा यादगार हों, चाहे अच्छे हो बुरे हों? यादगार कहा जाए कि कई लोग जो है मुझे जो है हतोत्साहित करने का भी प्रयास किए कि तुमको कोरोना हो जाएगा तो क्या करोगे। मैं बोला यदि मुझे कोरोना होगा तो होगा, लेकिन यदि अगर मैं नहीं आता, क्योंकि उस समय लॉकडाउन की स्थिति में ऐसा था, सभी लोग अपने घर पर थे। जो जिम्मेदारी जो दिया गया था यहाँ पर, वही लोग बाहर निकलते थे, और हम लोगों का जो है सुबह निकलते थे और रात को जाने का कोई ठिकाना नहीं। मोबाइल तो ऐसा है कि लोगों को जो भी आवश्यकता थी, चाहे उनको कोरोना पॉजिटिव हो, चाहे किसी के यहाँ अन्न ना हो, तो रात को 11 बजे 12 बजे भी, मतलब मोबाइल हमारा तो 24 आवर्स, क्योंकि शिकायत यहाँ पर जो कंट्रोल रूम बना हुआ था, तो सभी लोगों को जो है हम लोगों का नंबर दिया जाता था। तो प्राय जो, क्योंकि मैं जहाँ लोगों को जो सहायता पहुँचाने के लिए जो है खाद्यान्न सामग्री के लिए विशेष था, तो ऐसे लोग, बहुत सारे लोगों का फ़ोन आया। तो मेरे को कई लोग बोले भी कि तुमको ऐसा हो जाएगा। मैं बोला जो होना होगा, यदि मैं नहीं आऊँगा तो कौन आएगा, है ना। ये उद्देश्य लेकर के मैंने निगेटिव पॉइंट को बिल्कुल वो नहीं किया। और मेरे जो तत्कालीन कलेक्टर जो थे, कलेक्टर सम्मानित श्री रजत बंसल जी, उनका भी भरपूर मुझे आशीर्वाद मिला, और जिला प्रशासन सभी अधिकारियों का पूर्ण सपोर्ट रहा, और हमारे समाज से लोगों का भी रहा कि नहीं आप अच्छे काम कर रहे हो, ऐसे मेरे को प्रोत्साहित भी करने वाले मिले। तो मैंने जो निगेटिव पॉइंट को नहीं लिया, और मुझे जो करना था, जो होगा देखा जाएगा। यदि मेरी मृत्यु उसी में लिखा होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि एक व्यक्ति हज़ारों लोगों की जान बचाने के लिए, हज़ारों लाखों लोगों की अगर सहायता पहुंचाए, तो सबसे बड़ी बात मेरे लिए। ये उद्देश्य लेकर के मैंने लगातार प्रयास किया, और अंतिम तक जो है सफलता प्राप्त हुआ। 17 मार्च से हमने प्रारंभ किया थे काम जो है, क्योंकि शाम 7 बजे माननीय कलेक्टर महोदय जो कि कलेक्टर सभा कक्ष में मीटिंग आयोजित किया था। 18 तारीख से हमने जो है बस स्टैंड में सबसे पहले जो हमने रेड क्रॉस के वॉलंटियर के माध्यम से, लोग आने जाने वाले थे, उसमें बस में हम जो कि चढ़ करके वॉलंटियर के माध्यम से उनको पहचान करते थे, आप कहाँ से आ रहे हो, कैसे आ रहे हो। ये सारे चीज़ जो है हमारे बस स्टैंड के माध्यम से सभी ब्लॉकों में हमारे रेड क्रॉस के वॉलंटियर को विशेष सहयोग मिला है हमको। बहुत बहुत आपके सेवा और समर्पण को साधुवाद ज्ञापित करते हैं। प्राप्ति वासानी जी, आप एक एनजीओ से जुड़ी हुई हैं जो निरंतर सामाजिक कार्यों को अंजाम दे रहा है। उस एनजीओ के बारे में बताएंगे, क्या मकसद है, और अब तक के आपने ऐसे कौन कौन से उल्लेखनीय काम किए हैं? जी, जैसा मैं बताऊंगी कि हमने ये एनजीओ कैसे चालू किया। जी, मैं जैसे मेरा खुद का ही था कि आरक्षण और रिजर्वेशन के चलते ना कई बार क्या होता है, जैसे मैंने बिना इंजीनियरिंग की सीट को छोड़ा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि रिजर्वेशन के कारण कई बच्चे या कितने लाखों बच्चे परीक्षाओं में बैठते हैं, लेकिन कुछ चंद सीटों के ही वजह से और सीमित कॉलेजेस की वजह से सब अपना सपना पूरा नहीं कर पाते। तो हमें ये था कि हम अपनी लाइफ में ना शिक्षा के क्षेत्र में ज़रूर कुछ कार्य करेंगे। और वही कहते हैं कि अगर आप कोई चीज़ को ठानो तो पूरी कायनात आपको मदद करती है। तो कहीं ना कहीं उसमें बहुत लोग जुड़ते गए, और काफ़ी सारे अच्छे कार्य होते चले गए, और आगे भी हमें उम्मीद है कि हम नए आयाम हम बनाएंगे। तो शिक्षा का क्षेत्र हमने इसीलिए चुना क्योंकि हमने देखा है कि बहुत अनफेयर होता है, लोगों को नॉलेज नहीं, और
यानी कि साधन नहीं है, टैलेंट होता है पर साधन नहीं होता है। तो हम ये चाहते हैं कि हम उन बच्चों को चूज़ करें और उनको अगर हम स्कॉलर दे सकें या और जो भी लोग हमसे जुड़ के स्कॉलर देना चाहें बच्चों को, तो हम उन्हें अच्छे कॉलेजेस, अच्छे स्कूल्स की हम शिक्षा दे पाए, ताकि वो बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी, ये सब चीज़ें तो वैसे ही चले जा रही है। अगर एक बच्चा शिक्षित है, अगर उसके हाथ में शिक्षा रूपी हथियार है ना, तो ये सारी कुरीतियाँ तो वैसे ही वो हट जाएंगी, जो कि मतलब कहना चाहिए जो सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है अभी बेरोजगारी की और गरीबी की। तो ये हमारा उद्देश्य ये है। आप एक गृहिणी हैं और सामाजिक कार्यों के लिए कैसे समय निकाल पाते हैं आप? क्योंकि आज की ज़िंदगी बहुत भागम भाग हो गई है, एक इंसान को अपने परिवार से, घर परिवार से फुर्सत नहीं मिलती, तो ऐसे में आप औरों के लिए कैसे समय निकाल पाते हैं? देखिए क्या होता है कि कोई जिस चीज़ का जज्बा रहता है तो उसके लिए समय अपने आप, मतलब जो चीज़ का आपको जिस इंसान को जिस चीज़ का शौक़ रहता है वो उसके लिए समय निकाल लेता है कहीं ना कहीं। तो एक वो चीज़, और दूसरी चीज़ मेरे फादर इन लॉ श्री परमानंद वाशानी जी, वो भी समाज सेवा से जुड़े हुए हैं सालों से, तो वो मुझे मतलब कहीं ऐसे कोई कदम नहीं है जो वो खुश ना होते हो। तो उनका भी बहुत रहता है, मतलब उनको आज अगर हमें राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो मेरे घर में मतलब सबसे ज़्यादा अगर मैं देखती हूँ तो मैं पापा के चेहरे में खुशी देखती हूँ। तो ये भी मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो घर का भी बहुत मुझे सपोर्ट है। और दूसरी बात, एक मैंने आपको कहा ना कि वो चीज़ मैंने फेस की है, मतलब ये चीज़ें कि शिक्षा के इसमें कमी के कारण, हमारे यहाँ साधनों की कमी के कारण ये चीज़ें मैंने खुद फेस की है ना, तो मुझे वो लगता है कि मैं अपनी लाइफ में ना, अगर मैंने 5, 10, 15 जितने भी जितने बच्चों का मैं कर पाई ना, तो मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा महसूस करूँगी। और ये उनके लिए नहीं, मैं खुद के लिए, मुझे खुद को बहुत अच्छा लगेगा। प्रदीप साहू जी, आप पेशे से शिक्षक हैं, अपने शिक्षक साथियों को क्या संदेश देंगे, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये एक ऐसा जॉब है जो बहुत सम्मानीय रहा है कि गुरु को गोविंद का दर्जा दिया गया है। कहीं न कहीं आज इसका व्यापारीकरण हो रहा है। ऐसे माहौल में आप अपने साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने साथियों को यही संदेश दूंगा, जिस प्रकार से हमने जो है, आपको मालूम ही होगा कि अगस्त माह से लगातार हमने जो कि ऑफलाइन क्लास जो है शासकीय हाई स्कूल पोटियाडीह के सभी बच्चों का जो है सामुदायिक भवन लेकर चला है। और वहाँ पर पालकों की सहमति भी बनी, जिला प्रशासन का भी सपोर्ट रहा, उनका भी मार्गदर्शन रहा, शिक्षा विभाग का मार्गदर्शन रहा। और निरंतर जो है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर लगातार 4 महीने तक मेरे 100% सक्सेस रहा ये जो ऑफलाइन क्लास। तो मैं, अन्य टीचर भी उससे मोटिवेट हुए हैं, ऐसे बात नहीं है। मैं जो क्लास लगाया उससे अन्य शिक्षक भी मोटिवेट होकर के अपने अपने जो सामुदायिक भवन है वहाँ पर लगाया, क्योंकि स्कूल में नहीं लगाना ये शासन का निर्देश था। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए पालक समिति के सहयोग से, ग्रामीण लोगों के सहयोग से हमने बहुत बेहतर संचालित किया। और लगभग आज की स्थिति में जो है 85% जो है कोर्स कंप्लीट हो चुका है वहाँ पर। इस प्रकार से मैं अपने शिक्षक साथियों को या शिक्षक समुदाय को मैं यही अपील करना चाहूँगा कि आप अपने जो निर्धारित जो समय है उस समय से हटकर भी एक समाज को अलग से टाइम मैनेज करें, तो एक शिक्षा जगत के लिए बहुत बड़ा पहल होगी। और बहुत सारे शिक्षक साथी ऐसे हैं जो कर रहे हैं, जो हमको नहीं दिखाई पड़ता ना, कहीं हमारे शिक्षक साथी ज़रूर लगे हुए हैं। और मैं चाहूँगा कि 100% हमारे शिक्षा विभाग के साथी है, इसमें बढ़ चढ़ के आगे आएँ। और इसी अपेक्षा रखूँगा कि और शिक्षा जगत को जो पूर्व में जो है गुरु परंपरा, गुरु और शिष्य की जो परंपरा चली आ रही है, गुरु को जो है सर्वश्रेष्ठ माना गया है और उनको बरकरार रखेंगे, तभी जो कि हमारा शिक्षा का महत्व रहेगा। और इस प्रकार से मैं अपील करना चाहूँगा। प्राप्ति जी, हमारे डीएनए दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे आप? डीएनए बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि जिन मुद्दों को हम जनरली मतलब जिन मुद्दों को उठाने की ज़रूरत है वो मुद्दे हम किसी भी ऐसे मतलब पत्रकारिता में नहीं पा रहे हैं आजकल। तो ये बहुत ही अच्छा माध्यम है अपनी बातों को रखने के लिए, और जिससे कि मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे धमतरी शहर को बहुत ही फ़ायदा होगा, क्योंकि इस डीएनए परिवार से बहुत अच्छे शख्स जुड़े हुए हैं और सभी इसको मतलब सपोर्ट भी देते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी पॉइंट्स आप उठाते हैं, जो भी मुद्दे आप उठाते हैं और अपनी बात रखने का जो मौका आप देते हैं, बहुत ही अच्छी पहल है, सराहनीय पहल है। मेरी शुभकामनाएँ। तो ये थे हमारे साथ प्रदीप साहू जी और प्राप्ति वासानी जी, जिन्होंने अपने जज्बे से, अपने हौसले से, अपने कामों से इंसानियत की एक मिसाल पेश की है। आने वाले दिनों में
इनके काम लोगों के लिए नज़ीर बनेंगे, वो इससे सीख लेंगे और अपने परिवार से हटकर औरों के लिए भी जीने का एक जज्बा पैदा करेंगे। हम यही उम्मीद करते हैं। हम मिलते रहेंगे एक मुलाकात के कार्यक्रम में और किसी शख्सियत के साथ। आप बने रहे DNA में। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आखिर में हम इतने कहना चाहेंगे, कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। आप कोरोना के बचाव के उपायों को अपनाते रहें। मास्क, सैनिटाइज़र, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और एक अहम बात कि कोरोना अब ज़्यादा ताकतवर बन के फिर हमला करने की फिराक में है, इसलिए कोई भी चूक आपको और आपके परिवार को महंगी पड़ सकती है। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।